नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी सांस्कृतिक प्रसार यानी कि कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सांस्कृतिक प्रसार का अर्थ क्या होता है, सांस्कृतिक प्रसार के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें हमने स्थानांतरण प्रसार और विस्तार प्रसार के बारे में बात की थी। हमने सांस्कृतिक प्रसार की विशेषताएं बताई थी आपको और सांस्कृतिक प्रसार के तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज का जो अगला टॉपिक है आपका दोस्तों, वो है प्रजाति यानी कि रेस। ठीक है, रेसेस भी कह सकते हो आप इसे। दोस्तों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ व्यक्तियों के फ़ोटोज़ को दिखाया गया है। ठीक है, तो विश्व में कुछ इसी प्रकार के लोग पाए जाते हैं और ये लोग जिस प्रकार से हैं, इनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं, कुछ उनके चेहरे भी ऐसे ही कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे तो आप इस चित्र को और भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषा यानी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ रेसेस। चलिए देखते हैं। प्रजाति साधारणतया मानव प्रजातियों के भीतर एक जैविक रूप से विशिष्ट उपसमूह या उपप्रजाति है। ठीक है, जैविक रूप से उपसमूह या उपप्रजाति में समान वांशिक प्रतिरूप वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक जैविक रूप से विशिष्ट है और इनमें वांशिक प्रतिरूप भी शामिल होते हैं। अनुवांशिक का मतलब होता है दोस्तों, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो आपके वांशिक प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में अगर कहें तो एक जैविक विरासत में प्राप्त समूह जिसमें शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोजन होता है। दोस्तों, शारीरिक लक्षण कौन से होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, ओंठ, बाल, त्वचा का रंग, कद आदि सब ये शारीरिक लक्षण होते हैं। ठीक है, इनका विशिष्ट संयोजन पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रजनन होता जाता है, यानी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो दोस्तों शारीरिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं। ठीक है, इसी विशिष्ट समूह को हम प्रजाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक जैविक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो प्रजाति जनसंख्या के उस समूह को संदर्भित करती है जिसमें दिए गए समूह के लगभग विशिष्ट लक्षण, जैसे शारीरिक लक्षण, भाषाई लक्षण, धार्मिक लक्षण, सांस्कृतिक लक्षण और भौगोलिक लक्षण होते हैं, परंतु साथ ही वे परिभाषित गुणों के संबंध में मनुष्यों के अन्य समूहों से भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें शारीरिक लक्षण, भाषाई लक्षण, धार्मिक लक्षण, सांस्कृतिक लक्षण और भौगोलिक लक्षण, इन सब में जो प्रमुख है वो शारीरिक लक्षण है, उनमें विशिष्ट होते हैं जो उन्हें अन्य मनुष्यों के समूह से उसे अलग करते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों की राय में, यानी कि मनोवैज्ञानिक भी प्रजाति को परिभाषित करते हैं कि प्रजाति मानव जाति का एक प्रमुख विभाजन है जो उसके पास विद्यमान शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रजाति होती है उसकी विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं जो किसी अन्य प्रजाति के मानव में नहीं पाए जाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम जानवरों की ही बात करें तो जैसे कुत्ता है, कुत्ता एक प्रजाति है। ठीक है, और कुत्ते की प्रजाति के जो लक्षण हैं, जो शारीरिक जो लक्षण है उसके, जैसे उसका मुंह, नाक, कान, बाल, ये सब दूसरे जानवरों से अलग हैं। ठीक है, तो वो एक प्रजाति है। हैडन महोदय इसे परिभाषित करते हैं कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं, सामान्य मतलब शारीरिक विशेषताएं, आपस में समरूपी हैं, यानी कि शारीरिक विशेषताएं
उनके समूह के जो लोग हैं उनमें तो समान हैं यानी समरूप हैं। एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। इसके बाद है प्रोफेसर ब्लाश महोदय के परिभाषित करते हैं। ब्लाश के बारे में पता है आपको, ये जर्मनी के थे। इन्होंने प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार की है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अतः ये कहा जा सकता है कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अभी तक कि प्रजाति क्या होती है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है और जिसे आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों आपने चाइना के लोगों को देखा होगा, वो लगभग सब एक ही बनावट के दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो कौन सी प्रजाति है, उसे हम मंगोलाइड प्रजाति कहते हैं। इसे भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रजातीय वर्गीकरण के आधार क्या हैं, यानी कि प्रजातियों को किन किन शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, मानव शास्त्रियों ने यहाँ बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण मानव की शारीरिक बनावट के विशिष्ट लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, जबड़ों का उभार, शरीर का कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट आदि के आधार पर किया है। ठीक है, तो अब आप शारीरिक लक्षण समझ गए होंगे और इन्हीं शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। कौन कौन से शारीरिक लक्षण हैं, जैसे त्वचा की बनावट, रंग कैसा है, खोपड़ी की लंबाई, जबड़ों का उभार कैसा है, शरीर का कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सामान्यतः प्रजातियों का वर्गीकरण दो लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और दो लक्षण वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो बाह्य हो सकते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, बाह्य या ऊपरी या शारीरिक लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष जैसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो आपके बाह्य या ऊपरी या शारीरिक लक्षण होते हैं। ठीक है, दूसरा है आंतरिक यानी कि कंकाल व संरचनात्मक लक्षण जो अंदरूनी होता है। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो आपके आंतरिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से अब कुछ लक्षणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसे भी हम देख लेते हैं। मस्तिष्क, जो आपका मस्तक है यानी कि जो आपका माथा है। ठीक है, सिफेलिक इंडेक्स कहते हैं इसे, मस्तक सूचकांक। इसकी गणना किसी भी मस्तिष्क में लंबाई से चौड़ाई के प्रतिशत के रूप में की जाती है। ठीक है, मस्तक सूचकांक का गणितीय निरूपण यानी कि मस्तक जो सूचकांक है उसको सूत्र रूप में भी पिरोया गया है कि इस सूत्र के आधार पर हम मस्तिष्क का सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन सा है, मस्तक सूचकांक बराबर सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। ठीक है, 100 आपको पता है ये प्रतिशत के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम प्रतिशत में निकालते हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100 ये आपका मस्तिष्क सूचकांक है। ठीक है, इस आधार पर कितने प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसे 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला है आपका डोलिचो मस्तक यानी कि डोलिचोसेफेलिक। इसमें लंबे सिर वाले लोग शामिल होते हैं जिनका मस्तक सूचकांक 76 मिलीमीटर से कम होता है। उदाहरण के लिए निग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो और निग्रो ये आपके डोलिचो यानी कि डोलिकोसेफेलिक हैं। इसके बाद है मेसोमस्तक, मेसोसेफेलिक। इसमें मध्यम सिर वाले लोग शामिल होते हैं। मेसो का मतलब ही दोस्तों मध्यम ही होता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, जिनका मस्तक सूचकांक 76 मिलीमीटर से 81 मिलीमीटर के मध्य होता है। ठीक है, डोलिकोसेफेलिस का क्या था, 76 से कम, और मेसोसेफेलिक का है 76 से 81 के मध्य होता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई,
नॉर्डिक यानी कि ऑस्ट्रेलियाई का मतलब ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, नॉर्डिक और भूमध्य सागरी, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका ब्रेशी मस्तक यानी कि ब्रेची सिफेलिक। इसमें गोल सिर वाले लोग शामिल होते हैं, ठीक है। पहले में क्या था, डेकिचो में लंबे सिर वाले, मेसो में था मध्यम सिर वाले और ब्रेसी में था गोल सिर वाले लोग शामिल होते हैं, जिनका मस्तक सूचकांक 81 मिलीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मंगोलाइड, ठीक है। मंगोलाइड मतलब जैसे चाइना वाले लोग हैं वो मंगोलाइड हैं, चाइना जापान ये सब मंगोलाइड लोग हैं। इनका जब आप चेहरे की आकृति देंगे तो मस्तिष्क की आकृति लगभग गोल ही होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सूचकांक है आपका नाक सूचकांक यानी कि नसल इंडेक्स। इसकी गणना नाक की चौड़ाई से नाक की ऊंचाई के प्रतिशत के रूप में की जाती है, ठीक है। विभिन्न मानव शास्त्रीय समूहों तथा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में नाक सूचकांक में काफ़ी विभिन्नता होती है। नासिका सूचकांक को ज्ञात करने का सूत्र या कह सकते हो गणितीय निरूपण किया गया है, वो किस प्रकार किया गया है कि नाक सूचकांक बराबर, यहाँ बराबर का निशान होगा, नाक की चौड़ाई बटा नाक की ऊंचाई इंटू 100, ठीक है। ये नाक का सूचकांक है, नाक सूचकांक निकालने का सूत्र है नाक की चौड़ाई बटा नाक की ऊंचाई गुणे 100। इस आधार पर भी प्रजातियों को 3 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। लेप्टोरिन, इसमें 75% से कम नाक वाले लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो जिनका नाक सूचकांक 75% से कम है उन्हें लेप्टोरिन में शामिल करते हैं। मेशोराइन, इसमें जिन प्रजातियों का नाक सूचकांक 75 से 85 के मध्य है, नाक सूचकांक वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद है प्लेटिराइन, ठीक है। इसमें 85% से अधिक यानी कि जिनका नाक सूचकांक 85% से अधिक है उन्हें प्लेटिराइन सूचकांक में शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला आधार है आपका बाल सूचकांक यानी कि हेयर इंडेक्स। पहले हमने देखा मस्तक सूचकांक, दूसरा नाक सूचकांक, तीसरा बाल सूचकांक, ठीक है। बालों की विशेषताएं जैसे रूप, रंग, बनावट, बालों की प्रचुरता प्रजातीय वर्गीकरण के लिए सबसे अधिक बार देखे जाने वाला आधार है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है किसी आधार पर तो वो बाल सूचकांक के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि बालों का रूप कैसा है यानी कि सीधे हैं, लहरदार है, कैसा है। रंग कैसा है यानी कि काले हैं, सुनहरे हैं, भूरे हैं, किस प्रकार के हैं। बनावट, ठीक है। बालों की प्रचुरता यानी कि घने हैं कि कम घने हैं, इसके आधार पर देखा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर भी रंग प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। बालों का रंग और क्रॉस सेक्शन की सहायता से विभिन्न प्रजातियों को विभेदित किया जाता है तथा इसके आधार पर प्रजातियों का निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। पहला है आपका उलोट्रिची, ठीक है। इसमें बाल कैसे होते हैं तो घुंघराले व ऊनी बाल होते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों के पास घुंघराले और ऊनी बाल हैं रखने वाले हैं लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए नीग्रो, जिनके बाल उलझे घने होते हैं। नीग्रो, निग्रोटाश, पैपुआन, मलेशियन लोगों को शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। आपने दोस्तों वेस्ट इंडीज अगर क्रिकेट देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के लोगों को देखा होगा, जो खिलाड़ी होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, वो सभी किसमें आते हैं, उलोट्रिची में ही आते हैं। इसके बाद अगला है साइमोट्रिची। इसमें लहराते बाल वाले लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए काकेसाइड, ठीक है। मुलायम पतले, जाहिर सी बात है मुलायम और पतले होंगे तभी लहराएंगे ये बाल होते हैं, ठीक है। और ये पाए कहाँ जाते हैं तो यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया के लोगों में इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। इसके बाद है लियोट्रिची, ठीक है। पहला क्या था उलोट्रिची, फिर साइमोट्रिची, अब है लियोट्रिची। लियोट्रिची जो प्रजाति के लोग होते हैं उनके बाल सीधे होते हैं यानी कि सीधे बाल वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाता है।
सीधे, मोटे, कड़े व लंबे होते हैं बाल। एशियाई पीली चमड़ी वाले जैसे चीनी लोग, ठीक है। तो आप समझ गए कि चीनी लोग जो होते हैं उनके बाल भी सीधे, मोटे, खड़े और लंबे होते हैं। एशियाई पीली चमड़ी वाले चीनी लोग, मंगोलाइड, अमेजन बेसन के अमेरिकी भारतीय समूह, पूर्वी द्वीप समूह के निवासियों के पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मंगोलाइड प्रजाति। तो मंगोलाइड प्रजाति किस में आती है? लियोट्रिची में आती है, ठीक है। इसके बाद है त्वचा का रंग यानी कि कलर ऑफ स्किन। इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है चमड़ी का रंग यानी कलर ऑफ स्किन। मनुष्य की त्वचा में मेलेनिया, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन की मात्रा अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अधिक होने के कारण चमड़ी का रंग काला, पीला, लाल हो सकता है, ठीक है। दोस्तों, त्वचा का रंग कौन सा तत्व अगर निर्धारित करता है तो मेलेनिया तत्व निर्धारित करता है, ठीक है। बालों का रंग कौन निर्धारित करता है तो कैरोटीन निर्धारित करता है। हीमोग्लोबिन का रंग पता ही आपको लाल होता है और इसकी कम या अधिक मात्रा होने पर चमड़ी का रंग काला भी हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। ज्यों-ज्यों हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जलवायु में परिवर्तन के कारण चमड़ी का रंग काले से श्वेत होता जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा पर तो काले लोग रहते हैं, ठीक है, यानी काली चमड़ी वाले लोग रहते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये इनके चमड़ी का रंग कैसा होता चला जाता है? सफ़ेद होता चला जाता है। चमड़ी के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 3 मोटे भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और वे कौन कौन से 3 वर्ग हैं चमड़ी के आधार पर? नंबर 1 काकेसाइड जो कि सफ़ेद चमड़ी वाले हैं, मंगोलाइड जो कि पीली चमड़ी वाले हैं और निग्रोइड जो कि काली चमड़ी वाले हैं, ठीक है। इन 3 रंगों में कई विभिन्नताएं हैं, जैसे जैतूनी रंग हो सकता है लगाकर काला, यानी जैतूनी रंग से काला रंग हो सकता है, मिश्रित श्वेत, हल्का भूरा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली चमड़ी रंग के आधार पर 3 भाग हैं, काकेसाइड, मंगोलाइड यानी पीली, निग्रोइड यानी काली। अब इसके बाद है ऊंचाई या कद के आधार पर यानी कि हाइट या स्टेचर। प्रजातियों के वर्गीकरण के अन्य आधारों में व्यक्तियों की ऊंचाई या कद भी शामिल है। व्यक्तियों के विकास और अनुकूलन प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न ऊंचाइयां हो सकती हैं, ठीक है। इस आधार पर क्या क्या वर्गीकृत किया गया है? ऊंचाई के आधार पर प्रजातियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। लंबा यानी कि टॉल, ठीक है। इसके अंतर्गत 170 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक ऊंचाई वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी 172 सेंटीमीटर से ऊपर जो लोग हैं वो लंबी प्रजाति है। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे पूर्वी सूडान, निग्रोइड, अफ़गान, पैटागोनिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि के निवासियों में पाया जाता है। यानी कि इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो 170 सेंटीमीटर या 172 सेंटीमीटर भी अधिक लंबे होते हैं। इसके बाद है औसत से अधिक यानी कि एबो एवरेज। इसमें 165 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई वाले व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 165 से 170 सेंटीमीटर है। 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर तक जैसे मलेशियन, हॉटेंटॉश, ऑस्ट्रेलियाई, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। औसत से कम, ठीक है दोस्तों, यहाँ औसत शब्द बार बार आता है। तो औसत कद मनुष्य का कितना होता है? तो वो होता है आपका 163 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 5 इंच, ये औसत है। यानी कि इस लंबाई के लोग ही विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे औसत से कम का मतलब है 163 सेंटीमीटर से कम। इसमें 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच या 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जैसे मलेशिया, न्यूगिनी के निवासी, रूसी और किर्गिज लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कद, छोटा कद, छोटे कद यानी कि पहले लंबा कद था, फिर औसत से अधिक,
फिर औसत से कम और छोटा कद। इसमें 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि 148 से 158 सेंटीमीटर तक के ऊंचाई के जो व्यक्ति हैं उनको शामिल करते हैं। इसमें अफ्रीका की पिग्मी समुदाय, पूर्वी एशियाई, चीनी, जापानी, वेद्दा, साकाई, लैप्स, पेरू निवासी, दक्षिण भारतीयों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो छोटे कद वाले हैं। औसत जो है दोस्तों मनुष्यों का ऊंचाई का वो 163 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 फीट 5 इंच ही विश्व में ज़्यादातर लोग औसत रूप से पाए जाते हैं ऊंचाई के, ठीक है। इसके बाद है माथा सूचकांक, यानी कि फॉरहेड इंडेक्स। इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। यह प्रजातियों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। इसे अक्षांशीय सूचकांक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस सूचकांक को अक्षांशीय सूचकांक के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका माथा सूचकांक, ठीक है। इसके बाद है कपाल क्षमता, यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। मस्तिष्क की कपाल क्षमता के आधार पर भी प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण जीवित व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वर्गीकरण है जो जीवित व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, तो कपाल क्षमता सूचकांक नहीं लागू होता। यह केवल मृत व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। अतीत के अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है या लगाया जा सकता है कि आधुनिक मनुष्य की औसत कपाल क्षमता 1450 सीसी है, ठीक है। शरीर के विकास के साथ साथ व्यक्ति की कपाल क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रजातीय बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है कपाल क्षमता उसकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुद्धि भी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद है आँखों का रंग व आकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, यानी कलर एंड शेप ऑफ आई। आँखों के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकरण के ही समान है। हालांकि आँख के आकार और एफिकैथिक फोल्ड के आधार पर वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मंगोलाइट्स के मामले में आँखों की बूंदों की ऊपरी परत, यानी कि जो आँख का जो लेंस होता है उसकी ऊपरी परत समाप्त हो जाती है, जिससे एक छिद्र की तरह खुलने का आभास होता है, ठीक है। और अब है रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप के आधार पर भी मानव प्रजातियों को वर्गीकरण किया जाता है। जातियों के वर्गीकरण के लिए रक्त का प्रकार व संरचना भी एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, ठीक है। रक्त समूह आपको पता है कि 4 होते हैं, ओ, ए, बी और ए बी, ठीक है। जो आपका ओ नेगेटिव होता है ये सर्वदाता होता है, यानी किसी को भी दिया जा सकता है। जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, ये किसी का भी ले सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। त्वचा का रंग, जो काकेसाइड लोग होते हैं उनका त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का लाल व सफ़ेद से जैतून हरा होता है। कद इनका मध्यम से लंबा होता है। सिर का स्वरूप लंबा, चौड़ा, छोटा, मध्यम, ऊंचा और बहुत ऊंचा। बालों का रंग हल्के सुनहरे से गहरा भूरा और सीधे लहरदार होता है। मंगोलाइट की बात करें तो केसर से पीला, भूरा, लाल और भूरा रंग त्वचा का रंग होता है। निग्रोइड का कैसा होता है, भूरा से काला और भूरा पीला भूरा होता है। मंगोलाइट का कद मध्यम लंबा से मध्यम छोटा, निग्रोइड का लंबा से बहुत छोटा। मंगोलाइट का सिर का स्वरूप मध्यम ऊंचाई, मुख्यतः चौड़ाई। निग्रोइड की मुख्य रूप से लंबी और कम ऊंचाई। बालों का रंग भूरा से भूरा काला या सीधा, हल्के घुंघराले भूरे एवं काले ऊनी बाल होते हैं, ठीक है। शरीर का गठन कैसा होता है काकेसाइड का, तो लेटियर टू लेटर, स्लेंडर टू रिफ्यूजी। और नाक कैसी होती है, समान रूप से उच्च, संकीर्ण से मध्य बोर्ड। रक्त समूह इनका ए बी है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों आपको ए बी इनका जो हमने रक्त समूह की बात की है, तो काकेसाइड का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए से अधिक बी होता है, ए से अधिक बी, ठीक है। और जो दूसरा था आपका यानी कि मंगोलाइट था, मंगोलाइट का जो
ब्लड ग्रुप होता है ज़्यादातर बी होता है, उच्च बी होता है, ठीक है। और जो निग्रोइड होते हैं वो RH E उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। एक ब्लड ग्रुप होता है RH फैक्टर, जिसे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो निग्रोइड लोग होते हैं वो RH के आसपास होता है, ठीक है। अब दोस्तों प्रजाति और उनकी उपप्रजातियाँ भी देख लेते हैं हम, ठीक है। प्रारंभिक प्रजाति और क्षेत्र काकेसाइड, ये सफ़ेद और ये यूरो अफ्रीकी और एशिया में आते हैं, ठीक है। इनकी उपप्रजातियाँ हैं जैसे भूमध्य सागरी, एनू, सेल्टिक, नॉर्डिक, अल्पाइन, पूर्व बाल्टिक, ठीक है। समग्र प्रजाति में आते हैं अल्मेनाइड, दिनारिक, ठीक है दोस्तों। दिनारिक प्रजाति आपसे पूछी गई थी इस बार के PGT के एग्ज़ाम में, ठीक है। अवशिष्ट मिश्रित प्रकार जैसे नॉर्डिक, अल्पाइन, नॉर्डिक और भूमध्य सागरी, ठीक है। दूसरा है आपका निग्रोइड, ये प्रारंभिक है। ये अफ्रीका, एशिया, प्रशांत द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसकी उपप्रजातियाँ हैं जैसे अफ्रीकी निग्रो, निगुरी वन निग्रो, निलोटिक निग्रो और निग्रिटो, ठीक है। मुख्य रूप से निग्रोइड मेलेनेशियन, पपुअन्स सेकेंडरी, सबब्रेश, बुशमैन, हॉटेंटॉट, ठीक है। तीसरा है आपका मंगोलाइट, जो कि एशिया, प्रशांत द्वीप समूह, उत्तर एवं दक्षिण में पाए जाते हैं। इसकी प्रजातियाँ हैं क्लासिक मोनोगोलाइड, आर्कटिक मंगोलाइड, एस्किमोश, मुख्य रूप से मंगोलाइड, मलाया मंगोलाइड, इंडोनेशियन मंगोलाइड और अमेरिकी भारतीय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने आपसे देखा कि प्रजातियों का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। हेडन महोदय ने परिभाषित कैसे किया है, ब्लाश महोदय ने कैसे किया है। इसके बाद हमने आपसे देखा कि प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य जो शारीरिक यानी जो दिखाई देते हैं, और आंतरिक लक्षण हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा बाह्य के अंतर्गत देखा मस्तिष्क सूचकांक, नाक सूचकांक, बाल सूचकांक के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, माथा सूचकांक के आधार पर, कपाल सूचकांक के आधार पर, आँखों के रंग के आकार के आधार पर और रक्त समूह के आधार पर हमने प्रजातियों के वर्गीकरण को देखा है, ठीक है दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और बात करेंगे। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो चैप्टर के लास्ट में यानी कि लास्ट पार्ट में आपको पूरा वीडियो PDF दे दिया जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, प्रजातियों का जो पार्ट 2 होगा, मिलते हैं आपसे उसमें। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।